हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे राजस्थान ग्राम सेवक की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसके सिलेबस के बारे में कि आपको क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कितने कम से कम आपको नंबर लेके आना चाहिए ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके, और किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने कितने नंबर के आएंगे। देखिए ये चीज़ें पता होना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सिलेबस देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन उतना बड़ा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अगर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको नहीं पढ़नी है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। समय बहुत कम आप लोगों के पास में, तो पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चों को कुछ टॉपिक को लेकर प्रॉब्लम है, जैसे कि मध्यकालीन पृष्ठभूमि में क्या पढ़ें, राजनीतिक एकता में क्या पढ़ें या पुनर्जागरण में क्या पढ़ें। तो इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार के साथ डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो देखिए ताकि आपके जितने भी कन्फ्यूज़न है, जितने भी डाउट हैं वो सारे दूर हो जाएँ, क्योंकि प्लानिंग करके पढ़ना ज़रूरी है। ये रियल वाली जंग है, फाइनल सिलेक्शन लेना है और इसके लिए आपके पास 2-2.5 महीने ही बाकी बचे हैं। तो पूरी प्लानिंग के साथ डिस्कस करेंगे। हालांकि इसकी पीडीएफ अगर बाद में लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से ले लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से सर्च करोगे तो मिल जाएगा, सारी पीडीएफ वहीं पर है। तो चलिए सबसे पहले बेसिक वाली चीज़ें। आपको पता होगा ग्राम सेवक में टोटल 6 यूनिट है और इन 6 यूनिट से टोटल आपको 160 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल नंबर जो है 200 नंबर का रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन का अंक समान है। अगर मान के चलें तो एक क्वेश्चन आपका पड़ता है 1.25 अंक का, ठीक है। और टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग आपकी है, नेगेटिव मार्किंग कितने, 1/3 है। इसका मतलब हो गया कि अगर 1% जो है उसका 1/3 आपका कट जाएगा। और सिंपल भाषा में कहें तो 3% अगर आप गलत करोगे तो एक जो सही पर्सन हुआ है वो भी आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये तो है पेपर का ओवरऑल। अब 6 यूनिट में से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे ये ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप समझ पाओ। देखो सबसे पहले तो है आपका भाषा ज्ञान है, जिसमें 2 टॉपिक हैं, सामान्य हिंदी का और सामान्य अंग्रेजी का, ठीक है। हिंदी जो है वो आपकी है 30 नंबर की और इंग्लिश है आपकी 20 नंबर की, यानी टोटल 50 नंबर का है। हिंदी में आपके 24 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के आपके आएंगे 16 क्वेश्चन, यानी टोटल इसमें हिंदी इंग्लिश के टोटल क्वेश्चन कितने, 40 क्वेश्चन है और 50 नंबर का आएगा। फिर आपका टॉपिक आता है गणित का। गणित में टोटल आपके 32 क्वेश्चन आएंगे और टोटल नंबर की तरह गणित आपकी आएगी 40 नंबर की। तीसरा टॉपिक है सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान में 2 टॉपिक हैं, एक तो है करंट का और एक है आपका सामान्य विज्ञान का। दोनों ही 10-10 नंबर के हैं, ठीक है। टोटल कितना है, 20 नंबर का। दोनों के 8-8 क्वेश्चन आएंगे। 8 करंट फिर का मान लीजिए, 8 विज्ञान का मान लीजिए। एक नंबर क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सके लेकिन 8-8 ही आएंगे क्योंकि अंक समान है सभी के। तीसरा टॉपिक आता है का भूगोल का। इस भूगोल प्राकृतिक संसाधन में तीनों है। तीनों कौन कौन से, विश्व का भूगोल है, ठीक है, भारत का भूगोल है और राजस्थान का भूगोल है। तीनों को मिलाकर टोटल 24 क्वेश्चन आएंगे और ये 30 नंबर का है आपका। और चौथा टॉपिक है राजस्थान के संदर्भ में, यानी राजस्थान की जियोग्राफी के अलावा जो कृषि और आर्थिक संसाधन, और इसी में राजस्थान का पॉलिटी वाला टॉपिक भी थोड़ा सा आ जाता है। इसके भी टोटल 24 क्वेश्चन आएंगे और ये भी 30 नंबर का रहेगा। फिर है इतिहास और संस्कृति। इतिहास और संस्कृति के 24 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 30 नंबर का है, यानी टोटल 160 क्वेश्चन और 200 नंबर का रहेगा। अब इसी के साथ में डिस्कस कर लेते हैं कि कम से कम आपका टारगेट क्या होना चाहिए, कितने % आपके कम से कम सही होने चाहिए। देखो टारगेट आपको बनाना है और टारगेट हमेशा ही बड़ा बनाना चाहिए, क्योंकि जितना हम टारगेट लेके चलते हैं संभावना रहती है कि एग्जाम में उससे 2-4 नंबर कम ही बनते हैं। तो हम एक टारगेट डिसाइड करके चलेंगे तो कम से कम हमारा टारगेट होना चाहिए कि 160 में से कम 100-110 क्वेश्चन तो कम से कम सही करके आएँ। अगर इतना क्वेश्चन अगर मैंने सही कर दिया तो हमारा श्योर सिलेक्शन है। देखो मेरिट तो मुझे लगता है इतनी भी नहीं जाएगी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड रहता है। तो आप कैसे डिसाइड करें, आप अलग अलग टॉपिक के अकॉर्डिंग डिसाइड करो। जैसे पहला हिंदी और इंग्लिश के टोटल 50 नंबर का है, जिसमें आपके क्वेश्चन आते हैं 24 और 16 40। अब किसी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका इंग्लिश कमज़ोर है, हिंदी बहुत अच्छा है, तो हिंदी में अगर आप थोड़ी सी चीज़ें क्या क्या पढ़ना है वो डिस्कस करेंगे। जैसे अगर शब्द युगम अगर रट लिए, पर्यायवाची शब्द अगर आपने रट लिया है, ठीक है, तो आप कम से कम 24 में से 20 क्वेश्चन का टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि ये टारगेट बनाना पड़ेगा। क्योंकि इंग्लिश अगर आपकी कमज़ोर है, इंग्लिश में नंबर कट रहे हैं, तो हिंदी वाला पार्ट जो है उसको ज़्यादा मजबूत करने पड़ेगा, तभी तो आप बराबरी कर पाओगे। इंग्लिश में 7 मैंने इसे लिखे कि कमज़ोर से कमज़ोर अगर आपकी इंग्लिश है तो भी पैसेज आएगा एक, ठीक है। 2 यूनिट है इंग्लिश की, मैं बताऊंगा पैसेज कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे, तो मुझे लगता है कि आप कर दोगे। तो यहाँ पर अब मैंने टारगेट रखा है 27 क्वेश्चन, तो कम से कम आप 40 में से 25 से 27 क्वेश्चन तो यहाँ पर सही कर ही दोगे। फिर है गणित। गणित बेसिक वाली गणित है, अगर थोड़ा सा बीज गणित वालों को छोड़ दें फिर भी मैंने रखा है कि 32 में से 25 तो आप सही कर दोगे। तो ये भी टारगेट आपका 25 से 27 वाला, अगर थोड़ी सी मेहनत कर दोगे तो इजीली हो जाएगा।
तीसरा सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का है, यानी 8 करंट अफेयर के 8 विज्ञान के। मैंने दोनों के 5-5 टारगेट रखे हैं कि 5-5 तो सही कर दोगे तो यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन ये सही कर सकते हो। भूगोल जो कि 3 है, यानी विश्व का भूगोल है जिसमें आपके महासागर है, महाद्वीप है, पहाड़ है, नदियाँ, स्थान है, और फिर भारत है। भारत के भूगोल में 2 ही चीज़ें हैं, इकोलॉजी पढ़ना है आपको और वन्य जीव पढ़ना है। फिर राजस्थान है, यहाँ पर आप कम से कम 15 क्वेश्चन का टारगेट, 15 से 16, 24 में से 15-16 तो कर ही दोगे। फिर राजस्थान में कृषि, ये 2-3 ही टॉपिक है, 15-16 क्वेश्चन यहाँ से सही हो सकते हैं। और ये भारत का इतिहास और संस्कृति, हालांकि यहाँ पर 24 में से 20 सही होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने टारगेट रखा है कि 18। अगर इस प्रकार से अलग अलग टॉपिक वाइज टारगेट बना के चलेंगे तो भी हमारा स्कोर जो है 100 से 110 प्लस जाएगा, जो कि निश्चित तौर पर आपका क्या करवा सकता है, सिलेक्शन करवा सकता है। और ये आपको बना के चलना पड़ेगा। अब आपका थोड़ा बहुत अलग अलग सब्जेक्ट में टारगेट जो है ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे की इंग्लिश अच्छी हो तो वो 7 से 9 क्वेश्चन ले सकता है। बहुत सारे बच्चे जिनका मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो 32 में से 30 सही कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जिनका जीके स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जिनका जीके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो ज़्यादा फायदे में है, क्योंकि जीके की क्वेश्चन ज़्यादा हैं। कितने हैं? 30, 30, 60, 30, 90, 90, 20, 110 क्वेश्चन सिर्फ जीके के हैं। 90 क्वेश्चन जो है वो हिंदी, इंग्लिश और मैथ के हैं। 110 क्वेश्चन नंबर जो है, 110 नंबर सिर्फ जीके के, अगर आप जीके रट लेते हो। और बाकी का 3 टॉपिक अगर आपको अच्छे से आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित, 3 टॉपिक, यानी इसका मतलब 90 नंबर का है तीनों। अगर किसी का तीनों टॉपिक है तो वो तो फिर आप समझ सकते हो कि इसी प्रकार से आपको टारगेट बनाना है। अब बात है कि अलग अलग चीज़ें कैसे पढ़नी है, सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हिंदी में देखिए, हिंदी आपको पता है टोटल 30 नंबर की आएगी, 24 आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। हिंदी में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर आप 2-3 टॉपिक पढ़ लो। वीडियो के अगर पुराने पेपर उठाकर देखोगे तो 2-3 चीज़ें हैं जो आपको समझने में जरूरी नहीं है, आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। जैसे पर्यायवाची शब्द अगर आपने रट लिए और शब्द युगम रट, सबसे ज़्यादा बच्चों के क्वेश्चन यही गलत होते हैं। या तो बच्चों का पर्यायवाची का क्वेश्चन गलत होता है, या शब्द युगम का अर्थ जो है ये गलत होता है, या फिर बच्चे की ज़्यादा हिंदी कमज़ोर हो तो संधि और संधि विच्छेद का क्वेश्चन। ये सिर्फ 3 टॉपिक रट लो, बाकी का बहुत आसानी से हो जाएगा। समास आप इजीली कर दोगे, प्रत्युपसर्ग का क्वेश्चन आता है बहुत आसान से कर दोगे, एक वाक्य 1 वर्ड वाला आप बहुत इजीली कर दोगे। शब्द शुद्धि यानी एक शब्द को शुद्धि वाला और पूरा वाक्य, दोनों चीज़ें जो आती है ये भी कर दोगे, लोकोक्ति भी कर दोगे, और परिभाषिक शब्दावली जो है ये चीज़ें आपको थोड़ा सा पढ़नी पड़ेगी, हालांकि मैं करवा दूंगा। तो हिंदी में ज़्यादा ध्यान देना है, जहाँ पर आपको रटल 3 टॉपिक ज़्यादा विषय, संधि, पर्यायवाची, शब्द युगम। 3 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन गलत यहाँ से ज़्यादा होते हैं, और ये आप लोग जानते हैं। क्योंकि पर्यायवाची का आप समझोगे क्या, रट्टा लगाना है, शब्द युगम का क्या समझोगे, रट्टा लगाना है। रट्टा लगाने वाली चीज़ें में गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ से आप हिंदी के कम से कम 20 क्वेश्चन सही कर सकते हो 24 में से, अगर 3 टॉपिक पर ध्यान दे लिया। अब इंग्लिश में देखो बवाल है। बवाल इसलिए क्योंकि सिलेबस डिटेल में नहीं दिया, लेकिन 2 चीज़ें आपको समझ सकते हो। इंग्लिश में टोटल 20 नंबर का 16 क्वेश्चन आएंगे आपके। इस वजह से एक जो है पहला पार्ट तो है जो कि ग्रामर पर होगा, सीनियर सेकेंडरी तक का। ग्रामर में आपको पता है क्या क्या, सिंपल सा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, एक पैसिव वॉइस आएगा, साइनो आएगा, एंटो आएगा और 1 वर्ड आएगा, और सेंटेंस आएगा जो फुल करने वाला होता है। ये चीज़ें आपको बेसिक वाली पढ़नी है। अगर आपकी ज़्यादा ही कमज़ोर है तो इस सेकंड वाले टॉपिक पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो 5 से 7 क्वेश्चन तो आप सही कर ही दोगे। यानी आपका एमसीक्यूज के तौर पर क्वेश्चन आएंगे जो कि पैराग्राफ पर आधारित होंगे। एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पर आधारित 5-6 क्वेश्चन होंगे। अगर ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो यकीन मान लिए 5-7 क्वेश्चन तो आप ऐसे इंग्लिश में सही करके आ जाओगे। ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के और पैसिव वॉइस जो है उनके नियम पढ़ लेना, क्योंकि साइनो एंटो आप रट्टा लगाओगे तो भी नहीं होगा, मुश्किल है मुझे लगता है। तो आप बेसिकली इन चीज़ों पर ध्यान दे सकते हो। तीसरा है गणित। अब गणित देखो 40 नंबर की है, 32 क्वेश्चन आएंगे। टारगेट रखा था हमने कम से कम 25 से 27 क्वेश्चन सही करने हैं। आपने प्री में जो पढ़ी थी आधे से ज़्यादा वही है, ठीक है। जैसे दशमलव बिन वाली है, आप प्रतिशत वाली का रट्टा लगा लो। अगर आपने प्रतिशत बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आपका अनुपात, समानुपात वाला, औसत वाला, लाभ हानि वाला, छूट वाला, ये टॉपिक एक साथ ही कवर हो जाएंगे। तो ये तो आगे आपका प्रतिशत में। तो सबसे पहले भिन्न और दशमलव वाली चीज़ों को पढ़ना है, एक टॉपिक। दूसरा आपका प्रतिशत पढ़ लोगे तो बाकी चीज़ें हो जाएगी। तीसरा फिक्स है कि समय, काम और दूरी का क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये टॉपिक ध्यान देना है। फिर चक्रवृद्धि ब्याज वाला, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जो वाला क्वेश्चन है, यहाँ का टॉपिक पढ़ लोगे तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ वाले टॉपिक में, क्योंकि ये मैथ थोड़ा सा हार्ड है।
यहाँ पर थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप क्या क्या प्रैक्टिस करेंगे, आप गुणनखंडों के बेसिक रूल आपको पढ़ने हैं। अगर आपने ये कर लिए, माध्य विचलन वाली चीज़ें आप कर ही लोगे, चतुर्भुज है, वृत्त है, या चाप जो है, या अंतरित कोण जो है, इनकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, या ज्यामितीय जितनी भी रचनाएं हैं इस टॉपिक पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हालांकि मैथ मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों में इन टॉपिक में प्रॉब्लम आने वाली है, तो कोई भी कोर्स ले लीजिए, या अभी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस पड़े हैं, प्रैक्टिस करोगे तो इतना मुश्किल नहीं है। हालांकि अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे लोगे तो ये 32 से कम मुझे लगता है कि 28 से 30 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, तो इग्नोर नहीं करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप बाकी चाप है या फिर गुणनखंड है, माध्य विचलन को छोड़ दोगे। ये कंपटीशन है, हम फाइनल सिलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, मेन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, तो प्रैक्टिस करनी है जितना आप कर सकते हैं। फिर आता है सामान्य ज्ञान। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी समझनी है, 2 टॉपिक है, एक तो है करंट का और एक है विज्ञान का। दोनों ही 10-10 नंबर के हैं, यानी दोनों के ही 8-8 क्वेश्चन आने वाले हैं। करंट में पिछले 1 साल का करंट फिर आपको पढ़ना है। आप रोजाना आधे घंटे करंट पढ़ोगे तो भी आपका पूरा हो जाएगा। इसमें आपको तीनों स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी पढ़ना है, राष्ट्रीय स्तर का भी पढ़ना है और राज्य स्तर का, तीनों स्तर क्या क्या पढ़ना है। समसामयिक मुद्दे जो हैं, जितनी भी घटनाएं हुई है, और साथ में उनसे संबंधित जो संगठन, जितनी संस्थाएं हैं या जितने व्यक्तित्व जो हैं, उनके बारे में ज़्यादा ध्यान देना है। और फिर है विज्ञान। विज्ञान में देखो डिटेल के साथ टॉपिक नहीं दिया है, 8 क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि क्या पढ़ें। देखो दैनिक जीवन में जो विज्ञान काम में आती है उन पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उन पर ध्यान देना है। और साथ में क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित है या दूर संचार है, सैटेलाइट है, इस प्रकार के 3 टॉपिक अलग से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और सैटेलाइट, इन पे ध्यान देना है। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि दैनिक जीवन के आपके 5 क्वेश्चन आए, प्लस 3 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार है, सैटेलाइट से रिलेटेड हो, तो 5, 3, 8 में ये डिवाइड कर सकते हैं। फिर आता है भूगोल। ये चीज़ थोड़ा सा समझिए, भूगोल में टोटल इसमें 30 क्वेश्चन हैं आपके, 24 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, 3 पार्टों में है। एक पार्ट है विश्व का भूगोल, जिसमें आपके विश्व के जितने भौगोलिक क्षेत्र है, यानी महत्वपूर्ण जो स्थान है, विश्व की जो नदियां हैं, पहाड़ है और महाद्वीप है, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे। तो मान के चलिए कम से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे विश्व के भूगोल में। जो प्री में था वही है, कोई चेंज नहीं है। दूसरा है भारत के भूगोल में कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ 2 चीज़ें। भारत के भूगोल में भारत का पर्यावरण पढ़ना है और वन्य जीवन पढ़ना है और इकोलॉजी पढ़ना है। यहीं से आपके 4-5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। सिर्फ भारत का पर्यावरण, वन्य जीव और अभ्यारण्य जो है उनको पढ़ लेना और इकोलॉजी पढ़ लेना, इसके अलावा कुछ नहीं है। तीसरा है राजस्थान का भूगोल। अब राजस्थान के भूगोल में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है। क्या क्या पढ़ना है, एक तो राजस्थान का मौसम, यानी राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की वनस्पति, राजस्थान की मिट्टी और राजस्थान के जो भौगोलिक क्षेत्रफल हैं, राजस्थान की जनसंख्या और जनसंख्याओं से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना है। जनसंख्याओं की समस्याएं पढ़नी है। इसके अलावा जो प्री में टॉपिक था, राजस्थान की बेरोजगारी है, गरीबी है, अकाल और सूखा, बढ़ता हुआ रेगिस्तान यानी मरुस्थलीकरण का जो टॉपिक था वही सेम है। इसके राजस्थान में जो खनिज है, ठीक है, वो पढ़ना है। राजस्थान के वन पढ़ने हैं, राजस्थान में पानी की समझ और पशु संपदा, ठीक है, पशुधन और वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव अभियान पढ़ना। इसके अलावा एक टॉपिक है ऊर्जा से संबंधित जो समस्याएं हैं और राजस्थान में ऊर्जा के जो परंपरागत संसाधन है और गैर परंपरागत स्रोत जो हैं उनके बारे में आपको एक एक चीज़ें पढ़नी है। यहाँ पर ज़्यादा टॉपिक जो रहेगा राजस्थान की जियोग्राफी का रहेगा, लेकिन विश्व के भूगोल का, भारत के भूगोल का टॉपिक कम है, तो उन पर ध्यान देना है। क्योंकि 24 में से मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन जो हैं वो आपके विश्व के भूगोल के और भारत के भूगोल से आएंगे। फिर आता है राजस्थान के संदर्भ में 30 क्वेश्चन का एक टॉपिक है, राजस्थान की कृषि और राजस्थान का आर्थिक संसाधन, 24 क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें देखो ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, ये आपको लंबा चौड़ा दिख रहा होगा, सिंपल सा पढ़ो। क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है राजस्थान की जितनी भी फसलें हैं वो पढ़ लोगे, वो चीज़ आ जाएगी। दूसरा, राजस्थान के जितने भी उद्योग हैं, जो कृषि पर आधारित उद्योग हैं, जो खनिज पर आधारित उद्योग हैं। तीसरा, सिंचाई वाला, सिंचाई परियोजनाएं, सिंचाई परियोजना में नदी घाटी परियोजनाएं आ जाएगी, यानी सिंचाई परियोजनाएं हैं जिसमें इंदिरा गांधी नहर आ गई, ठीक है। और चौथा जो पढ़ना है कि राजस्थान में जो बंजर भूमि है, वो उस बंजर भूमि के बारे में पढ़ना है और बंजर भूमि के लिए जो परियोजनाएं चलाई गई है उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें। इसके अलावा क्या पढ़ना है, राजस्थान के उद्योग हो गए, इसके अलावा राजस्थान की हस्तकला पर आधारित जो उद्योग हैं, राजस्थान की हस्तकला पर आधारित उद्योग और जितनी भी संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थाएं, यानी इनको सहयोग देने के लिए जो संस्थाएं चलाई गई है, इनके लिए जो योजनाएं चलाई गई है,
वो पढ़ना है, और फिर 73वां संविधान संशोधन यानी पंचायती राज व्यवस्था पढ़ना। इतने ही टॉपिक हैं। आपको लंबा चौड़ा दिख रहा है क्योंकि सारी चीज़ें वही है कि उद्योगों के विकास के लिए संस्थान, कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग, खनिज पर आधारित उद्योग, लघु ग्राम उद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थान की हस्तकला, सारी वही चीज़ें हैं। तो क्या पढ़ना है? राजस्थान की फसलें, राजस्थान के उद्योग जो कृषि पर आधारित है, खनिज पर आधारित है, राजस्थान की हस्तकला उन पर आधारित उद्योग, राजस्थान की सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाएं, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना का टॉपिक अलग से दिया हुआ है, तो इसको पूरा डिटेल में पढ़ना है कि कितने नहरें हैं, कितनी लिफ्ट नहरें हैं, किस लिफ्ट नहर का नाम क्या बदला, कहाँ कहाँ से सिंचाई हो रही है, राजस्थान की जो बंजर भूमि है, ठीक है, बंजर भूमि के लिए मरुस्थलीकरण के विकास की योजनाएं हैं, राजस्थान की इन उद्योगों को और कृषि को सहायता देने के लिए जो अलग अलग संस्थाएं चलाई जा रही है उन टॉपिक पर, और संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन है यानी पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पढ़नी है। बाकी पॉलिटी कुछ नहीं पढ़ना है आपको। फिर लास्ट टॉपिक आता है इतिहास और संस्कृति। ये भी 30 नंबर का है, 24 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पर बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम है। देखो बहुत छोटा सा टॉपिक है, कुछ नहीं है कि भारत में क्या पढ़ना है। भारत में जितने भी राजनीतिक से जुड़े हुए और सांस्कृतिक जुड़े हुए जो लैंडमार्क यानी मुख्य स्मारक जो है वो पढ़ना है। ये पहले भी टॉपिक था, मुख्य स्मारक के क्वेश्चन आए थे, वो पढ़ना है। इसके अलावा साहित्य कार्य जो हुए हैं, अलग अलग साहित्य है, पुनर्जागरण यानी समाज में जो पुनर्जागरण हुआ है, धार्मिक पुनर्जागरण जो हुआ है, उनसे जुड़ी हुई जो आंदोलन चले हैं या बदलाव हुआ है, जैसे राजा राममोहन राय जी हैं, सती प्रथा है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता की सिंपल भाषा में आप एकीकरण समझ लीजिए, जैसे किस प्रकार से एकीकरण हुआ था, पूरे भारत की अलग अलग रियासतों को किस प्रकार से एक किया गया था, उसके लिए जो घटनाएं घटित हुई थी, ठीक है। और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जो हुआ था, ठीक है, मतलब ब्रिटिश काल के दौरान स्वतंत्रता के लिए अलग अलग जो आंदोलन हुए हैं, संस्थाएं हुई है, मुख्य व्यक्ति है, वो चीज़ें हमको पढ़नी है। भारत के इतिहास में इतना ही पढ़ना है। राजस्थान के इतिहास में आता है पहला टॉपिक मध्यकालीन पृष्ठभूमि। मध्यकालीन पृष्ठभूमि का सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि मध्यकालीन भारत का इतिहास है, यानी 1206 से लेकर, ठीक है, मध्यकालीन का 1200 के बाद का जो भारत का राजस्थान का जो इतिहास रहा है, अलग अलग जो राजवंश रहे हैं, जैसे कछवा राजवंश है, राठौड़ राजवंश है, ठीक है, मेवाड़ का राजवंश है, जो सिसोदिया राणा शासक की जो शुरुआत हुई थी, इनके बारे में पढ़ना है। समाज और आर्थिक जीवन से जुड़ी जितनी भी संगठन है, संस्थाएं, उनके बारे में, और सब राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक जागृति यानी 1857 की क्रांति, उसके बाद में जो आंदोलन हुआ है राजस्थान में, अलग अलग जो संगठन बने हैं, अलग अलग व्यक्तियों का जो योगदान है, राजनीतिक एकता यानी राजस्थान का एकीकरण जो हुआ है, किस प्रकार से लोगों का एकीकरण कैसे हुआ है, लोग एकता कैसे हैं, राजनीतिक एकता आपको पढ़नी है। ये इतिहास में इतना ही टॉपिक है। फिर आता है कला साहित्य। कला साहित्य के गिने चुने टॉपिक हैं, लिख लो, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। सबसे पहले बोलियाँ और साहित्य पढ़ना है। फिर राजस्थान के संगीत यानी नृत्य और नाटक, गीत और लोक नृत्य जो है राजस्थान के, धार्मिक विश्वास और लोक परंपरा यानी धर्म से जुड़ी रीति रिवाज जो है, राजस्थान के जितने भी संत हैं, राजस्थान के जो कवि रहे हैं, वीर पुरुष यानी राजस्थान के लोक देवता और लोक देवी पढ़ना है। राजस्थान की हस्तकला यहाँ पे भी पढ़ना है, और राजस्थान की हस्तकला के साथ राजस्थान के उद्योग वाला भी आपका साथ में हो जाएगा। राजस्थान के मेले त्यौहार पढ़ने हैं, रीति रिवाज, राजस्थान की पोशाक यानी वेशभूषा, राजस्थान के आभूषण, और आदिवासी और जनजातियों के संदर्भ में यानी जनजातियों के बारे में और जनजातियों से जुड़ी हुई योजनाओं के बारे में पढ़ना है। इतने ही आपके टॉपिक है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। अब ये मत कहना कि सर इसके अलावा बचा क्या है, इसके अलावा बहुत कुछ बचा हुआ है अभी भी, ठीक है। तो लिख लो, सिलेबस निकाल के, प्रिंट निकाल के अपने सामने रख लो कि और जब भी टॉपिक पढ़ो तो देखो कि क्या ये टॉपिक है, क्या आपको ये पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं है। इसके अलावा आप टेस्ट देना चाहते हैं, अभी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि आपका सिलेबस जो है वो कितना तैयार है, तो अभी एग्जाम नगरी नामक एक ऐप है, सर्च कीजिए, वहाँ पर इस प्रकार का लोगो दिखेगा आपको। ये डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ वाले फोल्डर में वीडियो मेंस के मॉडल पेपर मिलेंगे आपको। राजस्थान जीके के 20,000 क्वेश्चन की सीरीज़ भी है। कल 5 बजे आपका टेस्ट और शुरू होने वाला है। कल आपका एक टेस्ट हुआ था, टोटल 160 क्वेश्चन, 2 घंटे का, 3 घंटे का टाइमिंग है, 200 नंबर का है, A/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ में सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पर टेस्ट देकर देखो कि आपकी तैयारी का लेवल कैसा है, कैसी है आपकी तैयारी, कितना आपका टॉपिक कमज़ोर है। और रात को डेली 8 बजे जो है वो हम टॉपिक वाइज सीरीज़ करते हैं, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक यहाँ पर सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग हम सीरीज़ करेंगे, तो डेली ज्वाइन करके आप प्रैक्टिस कर सके। ऑलरेडी मैंने इन सब टॉपिक पे टेस्ट किए हुए हैं। सिर्फ विज्ञान वाले पार्ट को अगर आप छोड़ दें और मैथ वाले को छोड़ दें तो ऑलमोस्ट जीके का जो पूरा पार्ट है वो पूरा ऑलरेडी मैंने टॉपिक वाइज करवा रखा है। तो आप देखिए, तो लाइक से जरूर कर देना। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।